3 जून 2025 वो रात जब आरसीबी 18 साल के इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतती है। इस जीत के बाद सभी फैंस और प्लेयर्स खुश थे और वहीं सभी हेटर्स और ट्रोलर्स के मुंह बंद हो गए थे। ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। 18 साल तक इस टीम को ट्रोल किया गया था, इनका मजाक बनाया गया था और इन्होंने फाइनली वो ट्रॉफी जीत ली थी। लेकिन अगले दिन यानी 4 जून 2025 को कुछ ऐसा अनबिलीवेबल होने वाला था जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आरसीबी ने अपनी विक्ट्री परेड अनाउंस करी तो उन्होंने उसमें अपने फैंस को इनवाइट किया बेंगलुरु कर्नाटका में। मगर ये सेलिब्रेशन देखते ही देखते कब ट्रेजेडी बन गया इसका पता ही नहीं चला। At least 11 people died and over 50 were injured as stampedes broke out at IPL victory celebrations. And unfortunately इसमें कई लोग इंजर्ड हो गए और 11 लोगों की डेथ भी हो गई। एक सेलिब्रेशन जो सुबह किसी सपने जैसी लग रही थी वो शाम आने तक नाइटमेयर बन चुकी थी। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे एक चीज जो कि सेलिब्रेट करने वाली थी उसने ट्रेजेडी का रूप ले लिया। क्या इसमें आरसीबी के प्लेयर्स की गलती है, कर्नाटका की गवर्नमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की या फिर किसी और की? That people who make money out of cricket don't care about the lives of the fans. चलो बात करते हैं स्टैम्पेड के बारे में डिटेल में और समझते हैं कैसे आरसीबी का सबसे बड़ा मोमेंट उनके लिए सबसे वर्स्ट मोमेंट भी बन गया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी ट्रेजेडी को सेंसेशनलाइज करने का या फिर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का। इस इंसिडेंट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ इस ट्रेजेडी को समझाने, मिस्टेक्स को एनालाइज करने और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। अब हम जैसे इस विक्ट्री परेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये जीत आरसीबी फैंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। सो अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो, इवन इफ आप नहीं करते हो, तो आप इस चीज को आराम से समझ जाओगे। तो देखो, आरसीबी आईपीएल की उन टीम्स में से एक थी जिन्होंने आईपीएल का हर सीजन खेला था और वो भी एक अच्छे डोमिनेशन के साथ साल 2008 से जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये 2025 से पहले तक कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। इसके अलावा ये 3 बार फाइनल में तो गए थे, जहां 2009 में वो डेक्कन चार्जर्स से हार गए थे, 2011 में सीएसके से और फिर 2016 में एसआरएच से। हर बार सीजन्स बदले, नए प्लेयर्स आते गए, स्टाफ चेंज होता रहा, मगर सक्सेस इन्हें फिर भी नहीं मिले। मीनवाइल इस फ्रेंचाइज ने काफी लेजेंड्स को भी प्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है विराट कोहली का, जो कि 2008 से ही आरसीबी का हिस्सा है और एक मेजर रीजन भी है आरसीबी के इतने तगड़े फैन बेस का। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी और भी लेजेंड्स इस टीम का पार्ट रहे हैं, जैसे कि एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, डेल स्टेन, फाफ डु प्लेसी, केविन पीटरसन, युवराज सिंह और भी कई नाम जो कि आरसीबी की इस इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा रहे हैं। और साथ में इन्होंने कई इमर्जिंग इंडियन क्रिकेटर्स को भी एक टाइम पर प्रोड्यूस किया, जैसे कि युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। ट्रॉफी जीते बिना भी आरसीबी की ये टीम परफॉर्मेंस वाइज आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम में से एक थी। लगातार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना इनकी हैबिट तो बन चुकी थी, मगर साथ में फाइनल्स को मिस कर देना और ट्रॉफी के पास आकर दूर चले जाना ये भी इनकी हैबिट का पार्ट बन चुका था। 2016 में विराट कोहली के वो लेजेंडरी 973 रन्स और एबी डिविलियर्स के कमाल के सीजन ने इनकी फैन फॉलोइंग तो काफी बढ़ा दी, बट सैडली इस टीम की क्रूशियल मोमेंट्स पे चोक करने की आदत एक बहुत बड़ा रीजन बना इनके 18 साल में एक भी ट्रॉफी ना जीतने का। इस दौरान इनके फैंस को काफी कुछ सहना पड़ा, मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स झेलने पड़े, फिर चाहे वो फाइनल हो, क्वालिफाई हो या फिर एलिमिनेटर ही क्यों ना हो। कई बार तो टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती थी, फिर भी सभी फैंस साथ खड़े रहे और यही एक चीज बताती है कि आखिर इनके फैंस इतने ज्यादा लॉयल क्यों है। एमआई, सीएसके, केकेआर, जिन 3 टीम के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी है इस टूर्नामेंट में, उनके फैंस इन्हें जमकर ट्रोल करते थे, कभी ट्रॉफीलेस कहकर, कभी लॉलीपॉप फैन कहकर और ना जाने क्या क्या इन्हें बोला गया इस टाइम पर। मगर आरसीबी फैंस अपनी टीम और प्लेयर्स के साथ हमेशा खड़े रहे और उनके इस पेशेंस और लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिला 2025 के आईपीएल में, जब इस सीजन आरसीबी एक अलग ही टीम दिख रही थी। बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज, फील्डिंग वाइज, हर एस्पेक्ट में ये टीम पूरे तरीके से कंप्लीट लग रही थी, जो कि इस फ्लेवर में टीम पहले कभी नहीं दिखी थी। एंड इसी वजह से आरसीबी फाइनली एक ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रही और वो भी काफी डोमिनेंट वे में। अब दूसरों के पर्सपेक्टिव से ये जीत थोड़ी आम हो सकती है, लेकिन आरसीबी फैंस इस जीत का असली स्वाद और मतलब जानते थे और इस विन की वैल्यू विराट कोहली के अलावा आखिर कौन ही सबसे ज्यादा समझ सकता है, जो कि खुद 2008 से आरसीबी के लिए खेलते आ रहे हैं। इन्होंने कई सीजन्स में अपनी टीम को अकेले दम पे कैरी किया। इस जर्नी में इन्होंने टीम के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बट वो अपना काम करते रहे और स्कोर करते रहे और फाइनल 2025 में उनकी ये सारी मेहनत सफल होती दिख गई। जब आईपीएल के 18वें सीजन में
जर्सी नंबर 18 विराट कोहली अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतते हैं। You playing for Bangalore for 18 years, I can tell you one thing. You're as much as a Bangalore boy as anybody else. Okay. ये ट्रॉफी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे आरसीबी और आईपीएल लेजेंड्स के लिए भी एक ट्रिब्यूट थी, जिन्होंने कई सालों तक इस टीम के लिए बेस्ट परफॉर्म किया था। तो इस ट्रॉफी को जीतने के बाद आरसीबी मैनेजमेंट चाहती थी कि वो इस माइलस्टोन को अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करे, वो भी अपने होम क्राउड के साथ, यानी कि बेंगलुरु कर्नाटका में। उसके लिए उन्होंने एक विक्ट्री परेड और साथ में स्टेडियम के अंदर एक विक्ट्री सेलिब्रेशन इवेंट भी प्लान किया। ये इवेंट तब होना था जब प्लेयर्स अहमदाबाद से वापस बेंगलुरु आएंगे। उनके अराइवल के बाद मैनेजमेंट ये चाहती थी कि जिन फैंस ने उन्हें इतने सालों तक सपोर्ट किया वो भी इस विक्ट्री का पार्ट बने और वो अपने इन चैंपियंस को करीब से देख पाए, उस ट्रॉफी को करीब से देखे जिसके लिए उन्होंने इतने हार्ट ब्रेक्स झेले थे। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाह रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट भी की गई थी। पर कभी कभार अच्छे इंटेंशन ही सब कुछ नहीं होता, सिचुएशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पर आरसीबी की मैनेजमेंट ने कई जरूरी चीजों को इग्नोर कर दिया। उस समय सभी आरसीबी फैंस काफी इमोशनल और खुश थे। सेलिब्रेशन के बारे में सुनते ही सभी इस परेड का हिस्सा बनना चाहते थे और काफी बड़े नंबर्स में आरसीबी के फैंस स्टेडियम के पास खड़े हो गए। लेकिन इसी दौरान जो इंसिडेंट हुआ उसे भुलाना भी बहुत मुश्किल है। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आई और अनाउंसमेंट आई उससे इतना तो क्लियर है कि ये जो विक्ट्री परेड और सेलिब्रेशन प्लान किया गया था ये बहुत जल्दबाजी में हुआ था एंड आरसीबी मैनेजमेंट इसको प्रॉपर डीप वे में एनालाइज नहीं कर पाई। प्लान करने से पहले उन्होंने अपने फैन बेस के नंबर को काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया एंड ये काफी बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। विक्ट्री परेड कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसौधा से शुरू होनी थी और वहीं पर कर्नाटका के सीएम आरसीबी के सभी फैंस को फैसिलिटेट करते एंड फिर वहीं से वो परेड धीरे धीरे चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जाती, जहां पर प्लेयर्स को कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ऑनर करने के लिए एक इवेंट करवाने वाली थी। एंड यहीं पर आता है एक ट्विस्ट वाला पार्ट। सो बेंगलुरु पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और आरसीबी मैनेजमेंट को वार्न किया था कि इस विक्ट्री परेड की वजह से ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस परेड की परमिशन देने से भी मना कर दिया था और इन सब के बाद भी आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आती है कि विक्ट्री परेड और सेलिब्रेशन दोनों होने वाली है। इनिशियली प्लान था कि स्टेडियम में एंट्री पासेस पेड रखे जाएंगे, पर बाद में आरसीबी की तरफ से पोस्ट आती है कि कुछ लिमिटेड पासेस फ्री में भी दिए जाएंगे। और सिर्फ इसी चक्कर में फैंस दोपहर 2 बजे से चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होने लग गए थे। उन्हें लग रहा था कि एंट्री पूरी तरीके से फ्री होने वाली है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के कंफ्यूजन की वजह से भीड़ और बढ़ती जा रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि एंट्री कैसे होगी, लेकिन फिर भी सब लोग वहां खड़े थे बस एंट्री की होप में, जिससे वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को वहां देख पाए उस ट्रॉफी के साथ। और इतनी ज्यादा भीड़ देखकर स्टेडियम के मैनेजमेंट ने स्टेडियम के गेट्स को बंद कर दिया। फेंसिंग और बैरिकेडिंग भी होने लग गई। ये सब देखकर फैंस पैनिक करने लग गए और जोर जबरदस्ती से घुसने की ट्राई करने लगे। कोई फेंसेस से जंप कर रहा था, कोई बैरिकेड्स के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था और फिर इसी पॉइंट पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। वो सब तरीके ट्राई कर रहे थे स्टेडियम में एंट्री लेने के लिए। पुलिस फोर्स ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फैंस और भी ज्यादा पैनिक करने लग गए। लोग कहीं से भी एंट्री करने की कोशिश में धक्का देने लग गए। बैरिकेड्स और फेंसेस जंप करने की कोशिश लगातार चलती रही। कई लोग गेट के ऊपर से निकलने का भी ट्राई कर रहे थे। ओवरक्राउडिंग इतनी हो चुकी थी कि अब इस पैनिक में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग गए। कई लोग भीड़ में धक्के खाने की वजह से इंजर्ड भी हो रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली कई फैंस इस पैनिक में फंस गए और इसी भयंकर स्टैम्पेड में वो बच नहीं पाए। At least 11 people died and over 50 were injured as stampedes broke out at 2 spots during Royal Challengers Bengaluru's IPL victory celebrations. स्टेडियम के पास करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस भयंकर सिनेरियो में लगभग 56 लोग इंजर्ड हुए और 11 कंफर्म डेथ अनाउंस की गई। ये स्टेडियम के पास का हाल था और 4:30 बजे तक लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने करीब 1 लाख फैन भी इकट्ठा हो गए थे। फॉर्चुनेटली यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में थी, क्योंकि यहाँ बस फैंस वेट कर रहे थे परेड की स्टार्ट होने के लिए। और जब आरसीबी की टीम 5:30 बजे तक स्टेडियम पहुंची, दे ऑल वर अनअवेयर कि स्टेडियम के पास क्या हुआ है। सीएम, डिप्टी सीएम और केसीए के मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे। सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ और सीएम साहब ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने लग गए और फिर थोड़ी देर बाद जो बाहर चीजें हुई उसकी खबर अंदर आने लग गई। 6:30 तक इवेंट ओवर करके टीम स्टेडियम से निकल गई और स्टेडियम के बाहर आम आदमी
एक अनइमेजिनेबल सिचुएशन में फंसा हुआ था, जहां कुछ लोग अपने लव्ड वंस को ढूंढ रहे थे, कुछ लोग डेड बॉडीज देखकर ट्रॉमेटाइज हो रहे थे, वहीं कुछ लोग अपने इंजर्ड फैमिली मेंबर्स को देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड बाहर का सीन बहुत हॉरिफिक था। इस सिचुएशन को बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि एक स्पोर्ट्स की टीम के सेलिब्रेशन में जब फैंस बस उस जीत का हिस्सा बनने आए हैं, उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। ये सोचना भी बहुत अजीब लगता है। Parents were literally finding their kids. Seniors were running away that we don't want to be part of this. Please let us go out. You could see people climbing the trees, climbing the towers. No one was bothered. Like players became the only thing in their mind and the celebration. It was really bad. Like we wish that this never happened. एक शाम जो कि आरसीबी की हिस्टोरिक विन को सेलिब्रेट करने के लिए थी, उसने एक भयंकर मोड़ ले लिया था। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि इसमें किसकी गलती थी? आरसीबी मैनेजमेंट की, पुलिस फोर्स की, गवर्नमेंट की, या फिर फैंस की? तो देखो, टीम मैनेजमेंट की बात करें तो सेलिब्रेशन का डिसीजन काफी जल्दबाजी में लिया गया था। ना केसीए को प्रिपरेशन करने का मौका मिला और ना ही पुलिस फोर्स को प्रॉपर मेजर्स लेने का। ऊपर से सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट की वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, जिससे फैंस और भी ज्यादा पैनिक करने लगे। ऑल्सो पुलिस ने परेड के लिए भी मना कर दिया था, पर ऑर्गेनाइजर्स उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर भी परेड करवाने के लिए भी रेडी हो गए थे। पुलिस फोर्स ने भी पैनिक में आते ही लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। इसका इफेक्ट वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बल्कि लोग और पैनिक करके इधर उधर भागने लग गए। तो इससे सवाल ये भी बनता है कि क्या पुलिस फोर्स तैयार नहीं थी? क्या कोई कमी रह गई थी जिस वजह से वो इस भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए? वेल ऑफ कोर्स पुलिस ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भीड़ से कंजेशन बढ़ सकता है, एंड इसलिए परेड भी कैंसिल करवा दी गई थी। पर स्टेडियम के बाहर की भीड़ और बेकाबू थी, जिस वजह से पुलिस फोर्स काफी कम पड़ गई। ऑल बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन विद दैट सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें आरसीबी की मैनेजमेंट ने कहा था कि फ्री टिकट्स अवेलेबल हो गए, जिसके लालच में आकर फैंस वहां गए। एंड इसी वजह से फैंस को ब्लेम करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया कंफ्यूजन के चक्कर में वहां पर गए थे ये जानने के लिए कि एंट्री कैसे होगी। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ने भीड़ बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फैंस हालांकि और डिसिप्लिन हो सकते थे, फेंस और बैरिकेड जंपिंग, गेट के ऊपर से कूदना डेंजरस साबित हुआ, बट एट द एंड चीजें खराब ही हुई। सेलिब्रेशन तो चलता ही रहा विद और विदाउट देम, व्हिच वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। जो चीजें स्टेडियम के बाहर हो रही थी वो स्टेडियम में अंदर होने वाली चीजों से बहुत अलग थी। एंड ऑफ कोर्स इसमें प्लेयर्स पे कोई भी ब्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम के अराउंड सभी लोग विराट कोहली और बाकी प्लेयर्स पे लिगेशन लगा रहे थे। एंड मैं ये चीज न्यूट्रल वे में कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी वे में ये सेंस नहीं बनाता। एंड देखा जाए इसमें जो मेजर गलती थी वो आरसीबी मैनेजमेंट और अथॉरिटीज की हुई। सबसे पहले आरसीबी मैनेजमेंट, जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करी और जल्दबाजी में ये सब प्लान किया, और अथॉरिटीज यहाँ पर इनडायरेक्टली ब्लेम करने के लिए थी, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट ने सही से कम्युनिकेशन नहीं किया, जिस वजह से इंफॉर्मेशन कम पड़ गई एंड बैकअप रेडी नहीं हो पाया। एंड कंक्लूजन में यही निकलता है कि आरसीबी ने यहाँ पर एक गलती करी थी, जो कि उनकी मैनेजमेंट की साइड से हुई थी। इवेंट के बाद जब सबको खबर पहुंची तो ट्वीट्स और रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए। सीएम ने अनाउंस किया कि उन 11 विक्टिम्स की फैमिली को 10 लाख तक का कंपेंसेशन दिया जाएगा, जिसको बाद में बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। उसके साथ ही जितने भी फैंस इंजर्ड हुए उन सबके ट्रीटमेंट का खर्चा गवर्नमेंट देखेगी। ये सब चीजें अनाउंस की गई। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने भी पर फैमिली 5 लाख का कंपेंसेशन अनाउंस किया, और साथ में आरसीबी केयर्स नाम का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया अपने फैंस के वेलफेयर के लिए। बट वी ऑल नो ये मनी उन कई लोगों की जान से काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि स्टैम्पेड के बाद नहीं रहे, और साथ में वो लोग जिनको सिवियर इंजरीज हो गई। और इस सब के बाद काफी लीगल एक्शंस भी लगाए गए उनके अगेंस्ट, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जिम्मेदार थे। बेंगलुरु पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर करी आरसीबी, केसीए और इवेंट ऑर्गेनाइजर डीएनए एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट। पुलिस के अकॉर्डिंग वार्निंग मिलने के बाद भी इन लोगों ने इवेंट को रखा था और उन्होंने रोका नहीं, और बिना परमिशन के फेलिसिटेशन को कंडक्ट कराया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने सिटी कमिश्नर के साथ 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, ये कह के कि सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट में काफी कमी थी। इसके अलावा आरसीबी के सोशल मीडिया मैनेजर को भी अरेस्ट किया गया, एंड इवन चिन्नास्वामी स्टेडियम को मैचेस होस्ट करने के लिए बैन भी कर दिया गया कुछ टाइम तक के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे एक ओपिनियन दूं अपने फैन पीओवी से, अब मैं यहाँ पे विक्टिम्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इन जनरल ये कहना चाहता हूँ कि जिन सुपरस्टार्स को आप फॉलो करते हो, जिन सुपरस्टार्स को आप वर्शिप करते हो, वो हर बार सही नहीं होता। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये देखो कि कैसी सिचुएशन हो सकती है। नो डाउट आप इस सिचुएशन में बस अपने फेवरेट प्लेयर को देखने जाते और अपनी टीम को देखने जाते और सपोर्ट करते, लेकिन सिचुएशन को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हालात किस तरीके से हो जाए ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मल फैन क्या ही एक्सपेक्ट करेगा कि अथॉरिटीज और मैनेजमेंट अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज रखेगी एंड सब कुछ सॉर्टेड होगा, लेकिन एक माइनर इनकन्वीनियंस और जल्दबाजी के चक्कर में
सब कुछ खराब हो गया। अब अगर मैं इस विक्ट्री परेड का एग्जांपल दूं 2024 की T20 वर्ल्ड कप विनिंग विक्ट्री परेड का, तो आप इस इमेज से अंदाजा लगा लो जो कि मुंबई में हुई थी। एंड मुंबई कितना क्राउडेड है, वी ऑल नो दैट। उसके अलावा जिस तरीके से मुंबई पुलिस और वहां की अथॉरिटीज ने इस चीज को मैनेज किया वो काफी लाजवाब था, और उन्होंने अपने फैंस को प्रायोरिटी रखा, ना कि अपने नंबर्स या फिर अपने फेम को। एंड नो डाउट इसमें BCCI का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, बिकॉज आफ्टर ऑल इट वाज एन इंडियन टीम विन। लेकिन इस केस में जल्दबाजी के चक्कर और कंफ्यूजन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए जिन क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को आप वर्शिप करते हो उसको बंद कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चीज हमेशा अच्छी साबित होगी। आप ब्लाइंडली जाकर उन्हें सपोर्ट तो करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिचुएशन आपके लिए भी अच्छी रहे। आई नो इससे काफी लोग अग्री नहीं करेंगे, बट माय मेन पॉइंट हियर इज ब्लाइंडली किसी भी सेलिब्रिटी को इतना वर्शिप मत करो कि आप अपनी लाइफ दांव पे लगा रहे हो। एंड इन सब चीजों से यही पता लगता है कि इस देश में एक आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ब्लंट वे में देखें, सेलिब्रेशन अंदर हो रहा था उस स्टेडियम के अंदर, जहां पर प्लेयर्स भी शामिल थे, जहां पर स्टेट के CM और डिप्टी CM भी शामिल थे, और साथ में उस क्रिकेट एसोसिएशन के टॉप मेंबर से। लेकिन वहीं स्टेडियम के बाहर एक ऐसी ट्रेजेडी हो रही थी जो कोई सोच नहीं सकता था। ऑफ कोर्स खबर चाहे उनके पास लेट पहुंची हो, लेकिन बाहर क्राउड के साथ कुछ हो रहा है, इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और यही बताता है कि क्या वैल्यू है एक नॉर्मल इंसान की। उस गवर्नमेंट के लिए वो लोग इंसान नहीं थे, बस एक नंबर है जो सिर्फ वोट्स के टाइम पर दिखता है, लेकिन ट्रेजेडी और नीड के टाइम पे गायब हो जाता है। एंड मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इन जनरल कह रहा हूँ। रियलिटी आप सब जानते ही हो कि एक नॉर्मल आदमी कितनी वैल्यू रखता है इस देश में। एंड इसी वजह से सभी फैंस और सपोर्टर्स को अपनी टीम को सपोर्ट करने से पहले अपनी खुद की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, लेकिन वो आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Well, that's it for this video. अगर आपको मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको प्राइम CSK के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।